आज आप सुनेंगे उर्दू की मशहूर कहानियों की श्रृंखला में हाजरा मसरूर की लिखी हुई कहानी कनीज़। हाजरा मसरूर जी एक पाकिस्तानी लेखिका थीं जिन्होंने अपनी कहानियों से खुद को स्थापित किया, जिन्हें उर्दू साहित्य में अफसाना के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के लखनऊ में हुआ था। प्रस्तुत है उनकी मशहूर कहानी कनीज़, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सिविल लाइंस की सबसे कुशादा और सबसे खूबसूरत सड़क पर मील डेढ़ मील की मुसाफत से थकी हुई कनीज़ और उनकी दादी सटर पटर जूतियाँ घिसटती चली आ रही थीं। दादी की चादर लू में फड़फड़ा रही थी। कनीज़ का पुराना काला बुर्का तो हवा के ज़ोर से कई बार सर से उतर गया। ऊपर से निम्मी और चिम्मी। निम्मी तो खैर माँ की उंगली पकड़े चली आ रही थी, मगर चिम्मी में इतनी जान कहाँ। दादी का सूखा जिस्म, झुकी कमर, उस पर से कूल्हे पर चिम्मी, लू में सुर्ख तांबा हो रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमने सब्र किया, तू सब्र ना कीजियो। दादी रह रह कर कराह उठती, लेकिन कनीज़ बार बार सोचती, अम्मा बेगम तांगे के लिए रुपया दे रही थी, ले लिया होता तो काहे को यूं लू में भुनते। कर्ज में भला क्या बेइज्जती। दादी फिर तो अपनी नाक रखने को अदा ही करती, वैसे लाख खस्त करें। मगर इस सोच विचार के बावजूद सड़क लंबी ही होती जा रही थी। जो कोठी आती बस जी चाहता काश यही कोठी अपनी होती। जल्दी से इस तपती सड़क से बचकर अंदर घुसकर बैठ रहते, मगर जब लू धूप में आंखें मिचमिचाकर देखा जाता तो अभी मंजिल दूर ही नजर आती। नहर के पुल के उधर ही तो अपनी नन्ही सी कोठी थी। लंबे लंबे शीशम, यूकलिप्टस, आम, जामुन और गूलर के दरख्तों के घने घने सायों में दुबकी हुई कोठी। यहाँ सूरज भी मार खाकर आता, लू भी गुर्राती आने के बजाय सिसकी लेकर आती। बहरहाल हरकत में बरकत है, उनकी कोठी आ ही गई। लपक कर अपने गोशाए आफियत में सबने पनाह ली। अभी दरवाज़ा भी बंद ना हुआ था, चादर बुर्का तक ना उतरा था कि कनीज़ पर उसकी विपता ने झपट कर हमला कर दिया। अरे तो किस्सा ख़त्म। हसरत नाक तअज्जुब की लहर में उसने अचानक अपने जानुओं पर हाथ मारकर रोना शुरू कर दिया। अरे इशरत मियाँ, मेरे साथ तुमने धोखा किया। अरे पूछूं नाव किसने डुबोई, कहा ख्वाजा खिजर ने। कनीज़ ने लहक कर बैन किया और माथा कूट लिया। दादी ने कपकपाते हाथों से चादर उतारी, पान से लाल होठों के गोशे लर्जे, ठोड़ी फड़की, चेहरे की एक एक झुर्री काँप गई और मैली मैली आंखों से आंसू टपक कर झुर्रियों की राह सारे चेहरे पर बहने लगे। उन्होंने चिम्मी को ज़मीन पर उतारा तो उसने तेज़ आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, दादी दादी। वो एक ही सुर में रो रो कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कनीज़ को बेहाल देखकर दादी को इतना होश कहाँ रहता। निम्मी को प्यास लग रही थी, उसने भी मौका गनीमत देखकर पानी पानी पुकार कर रोना शुरू कर दिया। अरे मेरा बच्चा मुझे छुड़ाया, इशरत तू अपनी मैया से छूट जाए तो मर जाए इशरत। कनीज़ ने कचहरी में मुमताज़ को इशरत के हवाले किए जाने का मंजर याद करके सीना पीट लिया और बेहोश होकर खड़े कद से ज़मीन पर आ रही। अब तो निम्मी, चिम्मी और दादी ने मिलकर वो हाय वैला की कि अपनी कोठी वाले भी जाग उठे। बड़ी बेगम हौल कर पलंग से उठी तो चाबियों का गुच्छा टखनों पर हथौड़े की तरह लगकर बजा। एक लम्हे को पाँव पकड़ कर रह गईं, लेकिन फिर फौरन ही कमरे से निकलकर बरामदे में आ गईं। सलमा बी ने निहायत सुस्ती से एक जमाई लेकर अपने आप से कहा, फैसला हो गया शायद, और फिर करवट बदल ली। कनीज़, ए कनीज़, इधर तो आओ, क्या हुआ। हाय कनीज़ कहाँ, कनीज़ तो चल दी। दादी की फटी हुई आवाज़ गूंजी और बड़ी बेगम नंगे पाँव ही उधर भागी। पीछे से सलमा बीबी अपना साटन का पेटीकोट संभालती निकली। चल दी, लोभे गजब हो गया, अब क्या करें। कलेजे में पंखे से लग गए, मगर कनीज़ तो वहाँ मौजूद थी, मरी भी नहीं थी। कैसी साफ सांस चल रही थी। ए असगरी बेगम, तुमने तो दहला दिया, क्या हुआ।
बड़ी बेगम के नंगे तलवे जैसे अभी तक भूबल पर थे। हुआ क्या बेटी, नसीब के लिखे पूरे हो गए। कभी हमारे घरों में काहे को ऐसा हुआ था, इस पाकिस्तान ने मिट्टी खराब कर दी। रहने दो बुआ, रोने धोने को। अच्छा हुआ कमबख्त से लौंडिया का पिंड छूट गया। मेहर का क्या फैसला हुआ? लड़का तो उसी को मिल गया होगा। लड़कियां भी उसके मुंह पर फेंक दी होती। गंदी बोटी का गंदा शोरबा। अरे बेटी, कोई औलाद कैसे छोड़ देवे। अरे मैं तो पाले पोसे की मोहब्बत में घर से बेघर हो गई। ये तो उसके अपने जने हैं। लड़के के गम में बेहोश पड़ी है, दादी ने रो रो कर कहा। बड़ी बेगम ने कनीज़ के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कनीज़ ने जल्दी से आंखें खोल दी, कटोरा भर पानी पिया और सर पकड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। बड़ी बेगम ने कनीज़ को अपने कंधे से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, कनीज़ तू तो मेरी बच्ची है, तू किस बात का फिक्र करती है। शुक्र कर तेरा उस कमबख्त से छुटकारा हो गया। अभी तेरी उम्र ही क्या है। देख लेना ऐसी जगह ब्याहूंगी कि तू अपनी खुशियों में मुझे भी भूल जाएगी। परसों ही तेरी बात आई थी, लड़का 500 का नौकर है। मैंने कह दिया भाई अभी लड़की का फैसला नहीं हुआ है। फिर मुझे लड़के की शक्ल भी पसंद न थी। असगरी बुआ जैसी अपनी कनीज़ की शक्ल सूरत है, वैसा ही जोड़ का लड़का हो। इसी दौरान में सलमा भी जा चुकी थी। ये सारे काम उन्होंने अपनी अम्मा पर छोड़ रखे थे। उन्हें तो बस अपने काम से काम था। दादी ने घूर कर सलमा बी को कोठी की तरफ जाते देखा। उन्हें ये लौंडिया फूटी आँख न भाती। कनीज़ से तो काफ़ी हंस बोल लेती, मगर दादी को 2 उंगली उठा सलाम भी न करती, जैसे वो उनकी नौकर हों। वाह, गरीबी में कहीं कोई शराफत मर जाती है। दादी को क्या पड़ी थी जो किसी की खुशामद करती। उनके अपने बड़े मियाँ का मुरादाबाद में अच्छा भला पक्का मकान था। वो तो आए दिन खत लिखते रहते कि आ जाओ, तुमने अपने भांजे की औलाद के लिए मेरा साथ छोड़ दिया। मगर वो बेचारी लावलद थी। अपने मरहूम भांजे की जरा सी बच्ची को औलाद की तरह पाला, शादी ब्याह किया। अब ये किस्मत कि उसका मियाँ पाकिस्तान आया और वो भी दीवानी बनी उसके पीछे चली आई। पाले पोसे की आग तो पेट में रखने की आग से कहीं बढ़कर होती है। मगर ये बातें आजकल की लड़कियां खाक समझें। वो तो बड़ी बेगम की मुरव्वत थी जो दादी सलमा बी के तेवरों पर कुछ नहीं कहती। और फिर उस वक्त तो जहाँ सलमा बी पीठ फेर कर मटकती चली गई, वहाँ बड़ी बेगम ने सबको अपनों की तरह समेटा और अपने कमरे में ले गई। उनके कमरे में पलंग 2 ही थे। एक पर सलमा बी पहले से मस्त मारे पड़ी थी। अब बड़ी बेगम की मसहरी पर इतने लोग कैसे बैठते। सो फर्श पर ही पानदान खुला। सुख दुख की यादें हुईं और खूब हुईं। दादी रोईं, कनीज़ आंचल मुंह पर डालकर सिसकी तो बड़ी बेगम की आवाज़ भी भर्रा गई। सलमा बी ने बड़ी बेगम के इतने खुलूस पर सोते में कई बार हूँ हूँ भी की। आखिर बैठे बैठे बड़ी बेगम की कमर में दर्द होने लगा और वो दादी के इसरार से अपने पलंग पर लेट गईं। मगर उस वक्त बगैर कनीज़ के चैन कहाँ। बोली, कनीज़ बेटी मेरे पास आ जा। अरे मैं कहती हूँ, मुँह से कहे का भी कैसा प्यार होता है। तुझे ब्याहूंगी तो कैसे करार आएगा। ये सुनकर दादी के हाथ किबले की तरफ उठ गए। अल्लाह बेकसों के लिए तो ही दुनिया में फरिश्ते भेज देवे हैं। दादी की आंखें एक बार फिर पुरआब हो गईं और कनीज़ के ज़ख्मों की जलन कुछ कम हो गई। वो शर्माती पायती बैठ गई। बेगम से उसकी अकीदत पीरों और वलियों से बढ़कर हो गई। बेगम ने उठकर उसके सर पर हाथ फेरा, मगर फिर फ़ौरन ही गठिए के दर्द से मजबूर होकर अपने हाथों अपनी पिंडलियाँ मसकने लगीं। अम्मा बेगम सो रही है। कनीज़ ने उन्हें ज़बरदस्ती लिटा दिया और उनकी पिंडलियाँ मसकने लगी। बड़ी बेगम ने बहुत नहीं नहीं की। दादी को भी कनीज़ की इतनी अकीदत आँखों ही आँखों में खल गई, मगर वो एक न मानी। उसने सोचा क्या हुआ, कोई अपनी माँ के पाँव दबाने में बेइज्जती होवे है। अरे माँ नहीं तो और क्या हैं, उन्हें हमसे क्या मीठा लालच। इस देश में कौन किसी को पूछे है। एक ये बेचारी अपनी तरफ की मिल गई जो उन्होंने अपना बनाकर घर में जगह दे दी। वरना अम्मा बेगम कोई गलत तो नहीं कहती होंगी कि सारे पंजाबी पंजाबी भरे पड़े हैं इस देश में। आप जनाब तक का मजाक उड़ावे हैं। मगर इशरत को ये सब सोचने की क्या ज़रूरत थी। तलाक के 2 बोल लिखकर दे दिए और अपनी कोठरी से ये कहकर निकाल दिया कि अब तुम्हारा मुझसे पर्दा वाजिब है।
ये ना सोचा कि अपने मुरादाबाद में इस तरह करते तो ऐसा कुछ बुरा न था। वहाँ मियाँ नसीबो जली का घर तो था। अपनी सगी पोतियों से ज़्यादा समझकर पाला। दादा इस बुढ़ापे में भी हर तरह मदद को तैयार होते। पर इस पाकिस्तान में तो दादी गरीब का साथ भी इस हालत में ना होने के बराबर। दादा का पैसा कौड़ी भी आने का कोई रास्ता नहीं, ना यहाँ रहने का कोई वसीला, ना जाने की आस। अपने गैर हो गए। अरे जन्म का साथी, उसने तो ऐसी आंखें फेरी कि तोता भी क्या फेरेगा। ये ना सोचा कि इस बड़े शहर में कहाँ जावें। ना इद्दत गुजारने की जगह, ना महर, ना बच्चों का गुजारा। फिर दावा किया तो लो वो भी बुराई। कहता है वैसे तो गुजारा देता, पर अब जिदिया गया हूँ। अब ऐसी ही जी में ठानी थी तो फिर पाकिस्तान क्यों बुलवाया। इतने दिन से जुदाई थी, समझ लेते मरकर छुट गई। फिर यहाँ बुलाकर मझधार में छोड़ देने का क्या तुक। वकील तो कहता था अब मुरादाबाद में जा बसना भी मुश्किल है, परमिट महीने 2 महीने का बनेगा। दादी को तो शायद दादा की वजह से रहने की इजाज़त मिल भी जावे, पर मेरा मुश्किल है। हाय कैसा बेघर बेदर किया। अरे इशरत तेरे प्यारे तुझे रोएं। और कनीज़ फूट फूट कर रोने लगी। बेगम सो चुकी थी, दादी भी थकी हारी ऊँघ गई थीं। सब सब्र करके बैठे थे, मगर कनीज़ को सब्र कैसे आता। 7 साल का पाला पोसा लड़का छिन गया। अब पता नहीं निम्मी चिम्मी का क्या बनता है। दादी कब्र में पांव लटकाए बैठी हैं। खुद उसकी ऐसी उम्र नहीं कि अकेली कहीं मेहनत मजदूरी करके पेट भर ले। बकौल बड़ी बेगम 24-25 का सिन, सूरत शक्ल की कहो तो बस फोटो सा खिंचा हुआ। इस पर भी इशरत बदनसीब का दिल दूसरी जगह जा अटका। मुरादाबाद से नोटों की पेटी बांध बीवी बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चले कि बस जैसे ही वहाँ बर्तनों का कारखाना चला सबको बुला लूँगा। दादी तो इशरत के कथन से खूब वाकिफ़ थी। इस पर से कनीज़ की तबीयत की तेज़ी भी उनसे कुछ छिपी न थी। जब इशरत ने कनीज़ को झूठों बुलाया तो उन्होंने फ़ौरन ही आने की तैयारी शुरू कर दी। कनीज़ को अकेले कैसे भेजती। दुनिया ना कहती कि लौंडिया को अकेले परदेश जानबूझकर भेज दिया और खुद बुढ़े खसम के कूल्हे से लगी बैठी रहीं। सोचा लड़की जरा रच बस ले तो फिर चली जाऊंगी, मगर यहाँ आकर जो देखा तो कारखाना वगैरह सब चौपट और इशरत मियाँ 60-70 के किसी दुकान पर मुलाजिम और एक बुंगे के सर्वेंट क्वार्टर्स की एक कोठरी में 5 रुपया महीना के किरायादार। दादी कलेजा महसूस कर रह गई। इन्हीं हालों होते जब भी गुजर हो जाती, मगर इन 60-70 में इशरत की दिल लगी भी तो चलती और कनीज़ की जवान चलती। दादी लाख कनीज़ को लगाम देती, मगर वो तो आपे में न थी। और एक दिन इशरत ने बदज़बानी और फिजूल खर्ची के इल्ज़ाम में तलाक लिख दी। लड़के का हाथ पकड़ा और कनीज़ को हाँक कर कोठरी में ताला डाल दिया। ना कोई दाद ना फरियाद। और जब कनीज़ और दादी रोती पीटती किसी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की तलाश में निकली तो बड़ी बेगम तक पहुंच हो गई। पहले तो बहुत बेरुखी से पेश आईं, मगर जब दुखियारियों को बेआसरा देखा तो पिघल गईं। न सिर्फ क्वार्टर मुफ्त रहने को दिया, बल्कि कनीज़ को बेटी तक कह दिया। मांगने वाले की किस्मत है, आग मांगे और पैगंबरी तक मिल जाए। और बड़ी बेगम जब कनीज़ की अम्मा बेगम बन चुकी थीं, इस वक्त गठिया के दर्द से नजात पाकर गहरी नींद में मुंह खोले सो रही थीं। और कनीज़ उनके पायती बैठी अब चुपके चुपके आंसू बहाकर थक चुकी थी। अपना कोई प्यारा मर जाए, जब भी रो धोकर सब्र तो करना ही पड़ता है। रफ्ता रफ्ता तबीयत हल्की हो ही जाती है। कनीज़ की तबीयत थोड़े ही दिनों में हल्की क्या, बस फूल सी हो गई। अब इशरत की हैसियत कनीज़ के लिए वैसी ही थी जैसी बचपन में दादी के मुंह से सुनी हुई कोई अधूरी कहानी, जिसे सुनाते सुनाते दादी की आंख लग गई हो और कनीज़ दादी के खर्राटे सुनकर 2-4 मिनट बाद हूँ हूँ करती खुद भी सो गई हो। और जब सुबह आँख खुले, कटोरा भर दूध, बासी रोटी और कपड़े की गुड़ियों की बड़ी बड़ी नमक पारों जैसी आँखों के सामने कहानी याद करने की किसे फुर्सत। किसी की याद आने के लिए भी तो फुर्सत चाहिए, और कनीज़ को अब अम्मा बेगम की कोठी में इतनी फुर्सत कहाँ थी। दादी इशरत को कोसती तो कनीज़ मुंह बनाकर कहती, ए दादी, तुम्हें कोई काम नहीं क्या जो बैठी उसके नाम की माला जप रही हो। मुझे तो उसके नाम से अपना बच्चा याद आवे है। अल्लाह उसे कभी तो इतनी समझ देवेगा कि अपनी मैया से आ मिलेगा।
बाबा हरामजादे के मुंह पर थूक आवेगा। और इतना कहकर कनीज आंखों में आए हुए आंसू पलकों में पिरोए लपक कर किसी काम में जुट जाती। बिजली की तरह सारी कोठी में कौंधती फिरती और दादी पर एक नया गम शाम के अंधेरों की तरह उतरने और छाने लगता। दादी उसके यूं झलक दिखाकर गायब होने की नई अदा से हौल जाती। वो कनीज के सामने बैठकर उसकी बदनसीबों पर रोना चाहती थी, ताकि कनीज ये ना भूले कि दादी उसकी कितनी ममता रखती हैं। मगर वो तो अब कनीज की सूरत को तरस जाती। वो उसके पीछे लपकती, मगर उनकी टांगों में वो फुर्ती कहाँ। वो कनीज के ताक़ुब में कोठी के बावर्ची खाने में पहुंचती। इतने में कनीज सलमा बी के कमरे में बोलती सुनी जा सकती थी। कांकती कराहती दादी बरामदे तय करके वहां पहुंचती तो कनीज लॉन में खड़ी कुर्सियां तरतीब से रखती दिखाई दे रही है। इन हालों पर दादी अपनी फटी हुई आवाज़ में चिल्लाने लगती, अरे कनीज, तू बेहया छलावा हो गई। कमबख्त, इद्दत में तो शरीफ ज़ादियाँ अपनी कोठरी से बाहर भी कदम नहीं रखे हैं। अरे ऐसा सुगड़ापा अपने घर में दिखाया होता तो काहे को इशरत थूक कर छोड़ देता जो दर दर मारे फिरते। इस ऐलान से सारी कोठी गूंज जाती और बड़ी बेगम पर सदमे का दौरा पड़ जाता। सलमा बी का मुहासों भरा चेहरा त्योरियों पर बल पड़ने से और भी जहर हो जाता। बड़ी बेगम कहीं से बरामद होती, चेहरे पर रंज और मलाल का गहरा असर लिए, कुंजियों के बोझ से लटका हुआ कमरबंद नेफे में उड़स कर और कनीज को गले लगाकर गम में डूबी हुई आवाज़ में कहती, जाओ बेटी अपनी दादी के पास, हम तुम्हारे साथ कुछ करें कहलाएंगे गैर। एक जरा तुम अपनी खुशी से हाथ हिला दो तो तुम्हारी दादी जान को खल जाता है। ए हमीदो, कहाँ मर गया, आकर बिस्तर बिछा दो। और कनीज का खून जैसे निचोड़ जाता। ये दादी तो पैर तस्मा पा हो गई थी उसके लिए। इनका दिल जरा बड़ा नहीं। अम्मा बेगम कैसी तो मोहब्बत करे हैं, और दादी का ये हाल कि बस चाहूँ मैं उनका जरा सा काम भी ना करूँ। अरे अब अपने पास उजड़ कर किसी का एहसान उतारने को रह क्या गया है। कनीज दादी को समझा समझा कर थक गई, मगर दादी की समझ में खाक ना आता। हजार उल्टी बातें हैं, रात दिन कूल्हे पर चिम्मी रहवे है। ले उतर हराम जाती, नहीं तो उठाकर पटक दूंगी। हाय मेरी कमर टूट गई अल्लाह। दादी भा भा करके ऐसे चिल्लाती कि सारी कोठी दहल उठती। सलमा बी को तो अपनी अम्मा का जरा जोर से बोलना तक बुरा लगता। आखिर कोठी में रहने के भी कुछ तो आदाब होते हैं। मगर कनीज की सूरत देख कर सब्र कर जाती। कनीज सलमा बी का कामदानी वाला धानी दुपट्टा ओढ़े दादी के पास खिसियाई हुई आती। ए दादी, कुछ तो होश की दवा करो, लोग समझेंगे शरीफों वाली आदतें ही नहीं। यह कहकर वो दुपट्टा लहरा कर सर पर डालती। लाओ मेरी लौंडिया को, तुम्हें तो मेरी औलाद खिले है, एक तो छिन गया। और वो चिम्मी को खसुट कर कूल्हे पर रख लेती। फिर बड़बड़ाती, कैसी मैली है, सारा नया दुपट्टा गारत कर देवेगी। नया दुपट्टा? लो तुम्हारी आंखें भी फूट गईं। ये दो बड़े बड़े भवाके तो हैं दुपट्टे में, मुँह सड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़कर उतरावे है। दादी उर्रा कर कहती, वाह, अभी कल तो सलमा ओढ़कर कॉलेज गई थी, साइकिल में आ गया होगा। ए दादी, बहुत कमीनी तबीयत है तुम्हारी। कनीज और भी खिसिया कर कहती, और दादी आपे से बाहर हो जाती। अरे जिसके कारण सन उड़ाया वही कह मुंडी आई। अब तो मुझ में सारे ऐब नजर आवे हैं तुझे। तेरे पीछे बेवतन हुई, सब बेच बेच तुझे और तेरी लड़कियों को खिलाऊं मैं, और अम्मा बने वो। कनीज घबरा कर दादी के मुंह पर हाथ रख देती और फिर खूब ही तो रोती। दादी को इस बात का ताना देती कि वो खिलाकर गिनाती हैं। उसकी किस्मत फूट गई, इसलिए दादी की आंखें भी बदल गई हैं। लेकिन जब कनीज की आंखें रोते रोते सूज जाती तो दादी उसकी खुशामद करती और दोनों में मेल मिलाप हो जाता। चिम्मी फिर दादी की गोद में चढ़ जाती और दादी निम्मी की उंगली पकड़कर रात की हंडिया रोटी के बंदोबस्त के लिए बाजार को रवाना हो जाती और कनीज एक बार फिर छलावा बन जाती। कभी बावर्ची खाने में, कभी गोल कमरे में, कभी सलमा बी के कमरे में। कनीज सलमा बी के कमरे में एक आध बार मचल जाती, ए सलमा बी, ये कमीज़ तो हम लेंगे। वाह वाह, अभी तो बनाई है हमने, नहीं देते। सलमा बी टका सा जवाब देती। मेरी बच्ची ने कैसा मुंह फोड़कर मांगा। एक तो वो खुद ही इतनी गैरतदार है कि कभी किसी चीज़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती।
दे दे। बड़ी बेगम कनीज़ की कुमक को फौरन पहुंचती। फिर हमको और कमीज़ बना कर दो, इतनी सी कमीज़ें तो हैं मेरे पास। सलमा भी नखरा दिखाती। लो अब मैं कहाँ से लाऊं? तुम्हारे बाबा कौन सी रोकड़ छोड़ कर चले थे मेरे पास? जाने कैसे अल्ताफ़ मियाँ की पढ़ाई और तुम्हारा नखरा पूरा हो रहा है। बैंक में अब धराई क्या है? अब क्या कहूँ, कैसे गुजर हो रही है? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। बड़ी बेगम एक ठंडी सांस भरती। गुजर करने ही की तो बात होती है, जब गुजर ना हो तो फिर आदमी क्या करे। कनीज़ का बुर्का पर्दा ज़्यादा देर क्या चलता। अब सलमा बी के साथ बाहर उठना बैठना, कनीज़ को फुर्सत मिले और सलमा बी की साइकिल में पंक्चर भी हो तो कभी कभी लंबी चौड़ी सड़क पर चहलकदमी भी हो जाती। कनीज़ ने जरा बाहर का कसद किया और दादी मुर्दा चूहे की खाल जैसा बदरंग बुर्का लिए कनीज़ के सर पर मौजूद। एक दिन तो हद ही कर दी। बड़ी बेगम के सामने बोली, ना बीवी, बगैर बुर्खा औरत देख मेरा तो जी जल जावे है। बड़ी बेगम बेचारी हमेशा दादी का लिहाज करती। असगरी बुआ कहते मुंह खुश्क होता, मगर इस बात से उनके तन बदन में मिर्चें लग गईं। ए बुआ, रहने दो शेखी बघाड़ने को। हमारे घराने में जैसा पर्दा होता था, भला क्या मुकाबला करोगी? मेरी लड़की की मजाल नहीं थी, वहाँ खिड़की से झांक ले, पर अब देश छूटा, वहाँ की बातें छूटी। अब कनीज़ में कौन सा सुरखाब का पर लगा है? अब तो ऐसे ही घर ब्याही जाएगी, जहाँ मियाँ के साथ सैर को जाएगी। वैसे भी मेरा कोई हक नहीं, हम तो तुम पर जान दें और तुम। दादी चुप हो गईं, लेकिन कनीज़ ने उस दिन अपना पुराना बुर्का धो धा निम्मी चिम्मी की फ्रॉकें मशीन पर बैठकर सिल डाली। सच है, बेचारियां कब से फटे हालों फिर रही थीं। चलो महीना 2 महीने इस तरह गुजर हो ही जाएगी। इसके बाद अरे क्या सौतेले बापों के दिल में अल्लाह रहम नहीं डालता? कनीज़ ने सोचा और उसके कलेजे में ठंड सी पड़ गई। लेकिन गुजर होती कैसे? तन ढकने को ढक गए, आहिस्ता आहिस्ता पेट खाली रहने लगे। दादी कनीज़ की सूरत देखते दुखड़ा ले बैठती। अब कहाँ से ले आऊँ? कसम से ले लो जो अब कुछ हो मेरे पास। रोज रोज की चली पुकार मचने लगी। निम्मी चिम्मी दादी को छोड़ रात दिन कनीज़ के पीछे लगी फिरती। अम्मा रोटी, अम्मा सालन। बड़ी बेगम ऐसी दिलवाली कि फ़ौरन अपने सामने की चीज़ उठाकर दे देती और कनीज़ शर्मा कर बच्चियों को अपने चिथड़ों गदरों की तरह समेटने लगती। जी चाहता मारे गैरत के मर जाए। ए बेटी, मुझसे क्या गैरत? मेरे तो हलक से निवाला नहीं उतरेगा इन्हें भूखा देखकर। तुम्हें इनकी ममता है तो मुझे भी है, मगर मैं कहती हूँ बच्ची, तुम्हें मेरे ही घर तो नहीं बैठा रहना है। अल्लाह वो दिन लाएगा, अपने घर बार की होगी। मर्द जात सौतेले बच्चों से गुजर नहीं करते। मैं तो कहती हूँ बच्ची, कलेजे पर पत्थर रखकर इन दोनों को इशरत निगोड़े को दे दे। कमबख्त को जरा पता तो चले कि तलाक देना बच्चों का खेल नहीं। बड़ी बेगम कनीज़ की पीठ पर हाथ रखकर समझाती। कनीज़ के दिमाग में तो बात बैठ गई, लेकिन दादी किसी तरह न मानती। कनीज़ रो रो कर दादी से कहती, अरे दादी, मुझ बदनसीब के साथ क्यों लड़कियों की मिट्टी पलीत करोगी तुम? अब कहाँ से खिलाओगी? मगर दादी तो कानों पर हाथ रखती। मगर जब एक दिन दादी बावजूद दिली ख्वाहिश के अपना संदूक न खोल सकी और दिन भर चूल्हा न जला तो कनीज़ जब्त न कर सकी। ए दादी, अब निकालो न रोकड़, क्यों लड़कियों को अजाब देकर मार रही हो? कनीज़ चिल्लाई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बोटियां नोच लो, अब क्या धरा है मेरे पास? अब अपनी कोठी वाली मैया से कहो ना। दादी ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। रहने दो, अम्मा बेगम का नाम क्यों बीच में घसीटती हो? वो कहाँ से लावें? उनके पास हो तो मेरे बच्चों से गुरेज करने वाली नहीं वो। क्या क्या करें वो? वाह, ये तो वही सांप के बिल में साही के छुपने वाली बात करती हो। कनीज़ की आंखें लाल अंगारा हो गईं। अच्छा तो फिर चल अपने मुरादाबाद, महीने 2 महीने का परमिट तो बन ही जावेगा। दादी ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और कनीज़ का दम निकल गया। अच्छा किराया निकालो, परमिट बनवा लो। कनीज़ इतना कहकर खाट पर मुंह ढककर पड़ रही। दादी का सारा जोश खत्म हो गया। कहीं से 4 जनों का किराया और भी हवाई जहाज़ का। चलो हो गया, मान लिया, परमिट भी बन गया। फिर वकील जो कहता था परमिट ख़त्म होने पर वापसी होगी, फिर क्या होगा? रात को कनीज़ ने निम्मी चिम्मी को रो रो कर दादी के साथ रुखसत कर दिया।
दादी रोती कपकपाती चिम्मी को गोद में उठाए निम्मी की उंगली पकड़े इशरत की कोठरी तक पहुंची। इशरत ने निम्मी को तो चूम चाट कर गोद में बिठा लिया और चिम्मी की तरफ आंख भी न उठाई। बोला, मैं इतनी सी छिचड़ी को कहाँ उठाए फिरूं? अब एक को रखो, ममता खत्म हो गई तुम्हारी? दादी के पतंगे से लग गए। चिम्मी को ज़बरदस्ती उतारना चाहा तो चिम्मी की चीखों से कलेजा हिल गया। दादी बगैर कुछ जवाब दिए चिम्मी को लिए वापस आ गई और कनीज़ जो चिम्मी को देखकर गोद फैलाए रोती दौड़ी तो बस बेगम का कलेजा हिल गया। दादी ने अपने कपकपाते सर को और हिलाकर कहा, सच है ममता भी कहीं मरे है। लेकिन 2-4 दिन बाद ही सूखी कमज़ोर और आए दिन की मरीज़ चिम्मी ने मम्मी की याद में हड़क कर दादी की कमर पर रात दिन चढ़ाई जो शुरू की तो ममता की तरफ से उनके ख्यालात में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां बर्पा हो गईं। अल्लाह तेरा पर्दा ढक ले बच्ची, अरे बदनसीब का कोई नहीं हुरे है, न माँ न बाप। दादी की ज़बरदस्त आहें कोठी के कोने कोने में गूंज उठती और ये रात दिन के नौहे ये आहें सुन सुनकर बड़ी बेगम का दिल दहल जाता। घर में जवान पछत्ती बेटी, विलायत में 5 साल की पढ़ाई के लिए गया हुआ जवान शेर सा बेटा और घर के एक कोने में अफीम खाकर ऊँघते हुए बूढ़े फूंस ससुर, इस कोठी के वाहिद मर्द, इस पर गरीब उलवतनी मुस्तजाद। इन हालों में कोठी के अंदर दादी के वक्त बेवक्त के नौहे, ना ये देखें कि दोनों वक्त मिल रहे हैं, ना ये कि अजान की आवाज़ आ रही है। बस हमा वक्त दुनिया की बेसबाती के नक्शे खींच रहे हैं, कोई सुने ना सुने दुखड़े बयान हो रहे हैं। बेगम नहूसत कम करने और अपना ध्यान बटाने को इस समय ज़ोर ज़ोर से सलमा और अल्ताफ़ की शादी ब्याह की मंजरकशी करती। कनीज़ की जहेज़ की तफसीलात के बारे में सलमा से मशवरा तलब करती। ए भाई, अब तो कनीज़ बी का भी अपने ऊपर ही फ़र्ज़ है, अभी से तैयारी करेंगे तब जाकर 2-4 साल में ऐसा जहेज़ बनेगा कि 1500 वाला भी देखकर खुश हो जाए। सलमा, कनीज़ के लिए वो नगों वाला सूट कैसा रहेगा? उस पर खिलेगा भी खूब, बिल्कुल सिनेमा की शहज़ादी दिखेगी। मैं तो कहती हूँ कि मुँह से ये कनीज़ निगोड़ी ऐसी कच्ची कच्ची लगती है कि अगर किसी को बच्चे ना दिखाए जाएं तो कुंवारी ही समझे। चिम्मी को बड़ी बेगम के दिए हुए कलमी आम खाकर दस्त लगे हुए थे। कनीज़ को अपने कामों से इतनी फुर्सत कहाँ कि उसे पता भी चलता। जरा फुर्सत मिली तो सलमा बी की ड्रेसिंग टेबल के लंबे आईने के सामने खड़ी कामदानी वाला धानी दुपट्टा सीने पर ढलकाए देर से कंघी किए जा रही थी। खुदा जाने कब तक आईने कंघे से जूझी रहती अगर दादी की फटी हुई आवाज़ कमरे में न घुसती। अरे कनीज़ देख तो सही, नामुराद लौंडिया आंखें फेर लेवे है। और कनीज़ गरारे में उलझती बकटुट भागी। चिम्मी सचमुच गर्दन डाले दे रही थी। हाय दादी, मेरी बच्ची को क्या जहर खिला दिया? हाय, सब तो छुट गए थे, ये एक भी तुम्हें खल रही थी। ये मर गई तो मुझे भी न पाओगी दादी। उसी रात अस्पताल में चिम्मी चुपचाप मर गई। कनीज़ ने मरने की बहुत कोशिश की, सर फोड़ डाला, धानी का मदानी का दुपट्टा दांतों से नोच कर चिंदी चिंदी कर दिया, मगर दादी उससे लिपटी साथ साथ लुढ़कती फिरी, उसे मरने का मौका ही नहीं दिया। दादी को तो अपने पाले पोसे की इतनी आग थी, फिर जिसने 9 महीने पेट में रखा हो उसके दिल का हाल कौन नहीं जानता। कनीज़ ने कई वक्त खाने की तरफ निगाह न उठाई। रो रो कर आँखें सूज गईं कि वो पलक उठाने से भी माजूर हो गई। उसकी यह हालत देख देख कर बड़ी बेगम के दुपट्टे का पल्लू भी आँखों से न हटता। सलमा बीबी कई बार कनीज़ के गले लगकर गिड़गिड़ा गई और फिर आँखों पर हाथ रखे अपने कमरे में भाग गई। मगर कोई कहाँ तक रोए? दरियाओं तक को निकास की राह मिल जाए तो उतर जाते हैं। फिर बड़ी बेगम की गमख्वारियाँ वो रात दिन इसी फिक्र में घुटती कि कनीज़ बच्चों का गम भूल जाए, 1 मिनट के लिए भी उसे अपने पास से जुदा न करती, चुपका भी न बैठने देती। सलमा बी को भी अब उसका इंतहाई ख्याल रहता। आओ कनीज़, दुपट्टे में सितारे टाँकें। वो अपना दुपट्टा ले बैठती और कनीज़ गम की मारी कठपुतली की तरह उधर ही लग जाती। एक एक सितारा यूं एहतियात से टाँकती जैसे अपने कलेजे के नासूर नुमाइश के लिए रख रही हो। आओ बेटी कनीज़, सलमा के दादा मियाँ के पजामे सी डालें। बेगम लट्ठे का थान उसके सामने फैला देती और कनीज़ वहाँ भी झुक जाती।
गरज बड़ी बेगम और सलमा बी ने कनीज़ का गम भुलाने के लिए कोई हद न उठा रखी। कई बार बड़ी बेगम कनीज़ की खातिर सिनेमा तक चली गईं। सलमा बी ने अपने कपड़ों की अलमारी खोल दी कि जो चाहे ले लो। बड़ी बेगम ने अपनी छंगुलिया का सोने का छल्ला तक उतार कर उसे पहना दिया और चुपके से उस पर झुककर बोली, हमारी कनीज़ का दूल्हा इसी तरह अंगूठी पहनाएगा। और कनीज़ उस दिन चिम्मी की मौत के बाद पहली मर्तबा शर्माकर कमरे में भाग गई और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर यूकेलिप्टस, शीशम और गूलर के दरख्तों में दुबकी हुई पुरअसरार नन्ही सी कोठी में छलावा बन गई। अभी सलमा बी के कमरे में है तो अभी बावर्ची खाने में बैठी सेवैयाँ का जर्दा पका रही है। एलो नज़र चूकी कि वो बड़ी बेगम के गुसल खाने में गायब। जरा वक्त लगा नहीं कि बड़ी बेगम का चूड़ीदार पाजामा और सलमा बी का दुपट्टा ओढ़े बरामदे की चिकनी सतह पर गीला कपड़ा लुटा लुटा कर फर्श चमका रही है। अब ये भी कोई तुक है, नहा धोकर ऐसा गंदा काम। बड़ी बेगम लाख लाख कह रही हैं कि अरे कनीज़, तुझसे कौन कहता है ऐसे कामों को, भंगन किन कामों के लिए है। मगर कनीज़ भी किसी की सुनती भला। बड़ी बेगम ने ज़्यादा बड़बड़ की तो दौड़कर नलके से हाथ धोए और तेल की शीशी लिए बड़ी बेगम के सर पर मौजूद कि हम तो तेल दबाएंगे। बड़ी बेगम की आंखों से मोहब्बत नूर की शाएं बनकर फूटने लगतीं और वो ठंडी सांस भरकर ये कहे बिना न रह सकती कि कनीज़, जिस घर जाओगी उजाला कर दोगी। इशरत मुआ गवार का लठ तेरी कद्र क्या करता। तो फिर अब कनीज़ की लायक बर ढूंढो ना। मेरे मियाँ के खत आवे हैं कि मरते बखत तो साथ दो। मैं यहाँ कब तक जवान लौंडिया को लिए बैठी रहूँ? नहीं तो मैं सोचूं लौंडिया को अपने साथ ले जाऊँ। रिश्ते बिरादरी में बहुत लड़के पड़े हैं। दादी आए दिन तकाजा करती, असगरी बुआ, नाम ना लो अपने रिश्ते बिरादरी का। तुमने पहले बच्चे की किस्मत फोड़ने में कोई कसर रखी थी। मेरी ज़ुबान ना खुलवाओ। अभी इसकी उम्र ही क्या है? अपनी सलमा से 2-3 साल बड़ी होगी। और बुआ, जो तुम कहो जल्दी की, तो मैं जैसे सलमा के लिए देखभाल करूँगी वैसे ही कनीज़ के लिए। अब कोठी से रुखसत होगी तो हमारे टक्कर वाले के साथ होगी। कनीज़ के पैगामों की ना कहो, कई मशाताओं से कह रखा है। हर चौथे उठो, अरे कोई ना कोई सवाल करता है। अब मैं तुम्हें कहाँ तक दिखाऊं? बड़ी बेगम घंटों बड़बड़ाती रहती। दूसरे चौथे ही मोटरसाइकिल पर एक शख्स आया। बड़ी बेगम बहाने से उठी और दादी को बुलाकर झकवा दिया। अच्छा तो है, कर दो, दादी ने खुश होकर कहा। लो बीबी, कह दिया करो। मैंने पूछ गिछ की, पता चला शराब पीता है। मैं तो ना करूं चाहे रोज़ आकर नाक रगड़े। बड़ी बेगम ने टका सा जवाब दिया। कर दो, कनीज़ की किस्मत सुधर जाएगी। दादी पर तो जल्दी सवार थी। उन्हें तो अच्छा भला भोला सा लग रहा था। फिर उन्होंने काहे को कभी ऐसा साहब दरवाजे आया देखा था। वो तो कहती, बदनसीब तलाकन को कोई मर्द की शक्ल जुड़ जाए यही बहुत है। फिर तुम ही लड़के से बात कर लो, मैं तो बीच में ना पढ़ूंगी। तुम्हारी जिम्मेदारी, फिर शिकायत ना करना। बड़ी बेगम दरवाजे से एक तरफ हो गई। दादी कलेजा महसूस कर रह गईं। उन्हें यकीन ही ना आता था कि उनकी बदनसीब कनीज़ के ऐसे सुरखाब के पर लग गए हैं। आए दिन बेगम राह चलते लोगों की तरफ इशारा करके बताती, अरे देखो असगरी बुआ, उस लड़के की अम्मा ने मुझसे कहा था चाहे कनीज़ दे दो चाहे सलमा। ना बीबी, इससे तो मैं कभी ना करूं, काला कलूटा। हर शख्स में कोई ना कोई ऐब। दादी उकता कर रह गई। जहेज के कपड़ों पर कपड़े बनने लगे, बर्तन खरीदे जाने लगे और दादी को जरा ढारस होने लगी कि दुनिया में मुंह बोले की भी कुछ वक़्त है। उन्होंने अपने मियाँ को लिखवाया, अरे मियाँ जरा सब्र करो, लौडिया का ठौर ठिकाना करके बस चुटकी बजाते में पहुँचूँगी। फिर चाहे हम दोनों पाकिस्तान आकर पड़ रहेंगे। लौंडिया के घर अपने लिए कोठरी तो कहीं नहीं गई। मगर एक दिन उनकी सारी स्कीम मालिया मेट हो गई। दादी उस दिन कनीज़ की बेतवज्जोही पर बहुत बिफरी हुई थी। चिम्मी के मरने के बाद बड़ी बेगम ने इसरार करके दादी को अलग खाने पकाने से मना कर दिया था। सो अब वो शर्मा हुजूरी कोठी के बावर्ची खाने से खाती थी। हमीद भाग गया था और बेगम कहती थी कि मेरे सोने के बुंदे लेकर भागा है। पुलिस थाना कौन करता, मगर उन्होंने आइंदा के लिए तौबा कर ली थी कि मर्द नौकर को हरगिज़ कोठी में न रखेंगे। करीब का सौदा तो दादी मर जी कर ले ही आती, मगर दूर बाजार जाना हो तो उसके लिए वो मजबूर थी। कनीज़ ने सलमा बी की साइकिल चलाना तो सीख ही ली थी। एक दिन बोली, लाओ दादी सौदा मैं ले आऊँ, साइकिल पर 2 मिनट लगेंगे।
दादी के घराने में भला काहे को जवान जहान औरतों की ये ज़रूरतें आपे से बाहर हो गई। ए लड़की, होश की दवा करो, क्यों मैया बाबा की इज्जत के दर पे होवे है। खोद कर गाड़ दूंगी और आह न करूंगी। ये तो गोया खुल्लम खुल्ला बड़ी बेगम की तरबियत और सलमा बी के चाल चलन के खिलाफे ऐलान जंग था। हद होती है सब्र की। बड़ी बेगम को कोई और इस तरह कहता तो जूती से मुंह मसल देती उसका। जूती तो ना उठाई मगर सुनाई बेभाव की। शर्म नहीं आती, इतनी बूढ़ी हो गई, कोठियों में रहोगी तो कंजरों कसाईयों की तरह रात दिन की भां भां न चलेगी। वहाँ लेके सारों में हमें बदनाम कर दिया, सुनने वाले हमें भी तुम्हारे जैसा समझेंगे। ए दादी तो मुझ बदनसीब को दम न लेने देवेंगी, ये तो मुझे मार कर मरेंगी। अल्लाह तो मेरा पीछा कटवा इनसे। कनीज भी जब्त न कर सकी। आखिर वो इतने दिन से कोठी वालों के खिलाफ दादी का मुआनिदाना और ज़ाहिराना अंदाज अपनी आंखों से देख रही थी। अल्लाह, ये दुनिया फरिश्तों पर भी ऐब लगाने से नहीं चूकती। दादी कनीज की ये चोट बर्दाश्त न कर सकीं, खूब लड़ी, अपने सारे एहसान गिनाए और उसी वक्त हिंदुस्तान के लिए परमिट की दरख्वास्त देने निकल खड़ी हुई। ए बुढ़ा मरने को डरावे, जवान भगाने को, पर दादी ऐसी कि भागने को डराएं। जाने मेरा साथ कौन देने वाला है। कनीज के इन तानों के बावजूद दादी ने अपना परमिट बनवा लिया। दबे दबाए जेवर काम ही आ गए, मगर वो भी खिला दिए गए होते तो आज मांगे भीख ना मिलती। चंद महीने से कनीज को न खिलाया तो आज कनीज की आंखें बदल गईं, जूते मारने की कसर रह गई थी बस। दादी सोचती, कहते हैं जिसके पास दाम हो उसका मुर्दा भी रोने वाले बहुत। परमिट के दफ्तर के क्लर्क ने जल्द ही हवाई जहाज़ की एक सीट भी रिजर्व करा दी और दादी अपनी बुकची उठा चलने को खड़ी हो गई। हर तरफ से दिल शिकस्ता, अपने मियाँ के साथ मरने जीने को। तांगे में सवार होने से पहले दादी का दिल भर आया। कनीज मेरी कद्र होवेगी, अभी कुछ नहीं गया। अपने झुमके बेचकर मुरादाबाद आ जाइयो, महीना 2 महीने में वहाँ तेरा फैसला। जाने दो दादी, मेरी चिम्मी को मार डाला, मेरी निम्मी को छुटा दिया कि खिलाने को नहीं, अब कहाँ से तुम्हारे किराए के निकल आए। हाय मैया, मुझ बदनसीब को क्यों जना था। कनीज ने मुंह फेर लिया और दादी का मुंह कड़वा हो गया। तांगा चलने पर कनीज बावर्ची खाने की जाली से लगकर यूं रोई कि सारे जख्मों की खरबंद उतर गई। टप टप खून की बूंदें रिसने लगीं। इशरत, मुमताज़, निम्मी, चिम्मी और दादी सब धम धम करते जख्मी कलेजे पर से उछलते कूदते गायब हो गए। बेगम ने सीने से लगाया। सलमा बी ने तसल्ली के लिए उसका मुंह तक चूम लिया। हद तो ये है कि सलमा बी के दादा तक ने उस दिन उसके सर पर हाथ फेरा और कनीज के आंसू पलकों पर ही जल गए। लेकिन वो कई दिनों तक जैसे खोई सी रही। वो कोठी के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते जाते रुक जाती, सड़क पर नज़र डालते डालते आंख नीची कर लेती, कुछ इस तरह जैसे पिंजरे की तीलियां टूट गई हों और वो एकदम खुली फिज़ा में फेंक दी गई हो। और अब ये फिज़ा उसे डरा रही थी। वो एक टूटी तीली उठाती, चूमती, सीने से लगाती और फिर रख देती। सारे रिश्तों से आज़ाद होकर वो खुद को किस कदर अजनबी महसूस कर रही थी। जाड़े की तेज़ तेज़ हवाएं चलती, पैरों तले आम, गूलर, पीपल के जर्द पत्ते चुरमुर दब कर टूटते। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, एक सोचती सी वीरानी। बड़ी बेगम लॉन में पलंग बिछाए ज़्यादा वक्त पिंडलियों और कमर पर तेल की मालिश करवाती रहती। सूरज सर पर चमकता, फिर भी उनके जोड़ों में सर्दी घुसी दर्द पैदा करती रहती। उन्हीं दिनों एक डॉक्टर उन्हें देखने आया करता। बड़ी बेगम ने एक दिन थकी मांदी सी कनीज से पूछा, डॉक्टर साहिब तुझको कैसे लगते हैं। और कनीज एक अरसे बाद फिर चौंकी। दादी के जाने के बाद पहली मर्तबा वो कुंवारियों की तरह मुस्कुराकर सुर्ख हो गई और फ़ौरन वहाँ से उठ गई। बहुत दिनों बाद जैसे फिर उसके छोटे छोटे हाथों में बिजली की फुर्ती भर गई। उसने जी लगाकर बावर्ची खाने की सफाई की। बर्तन सूखी राख से इस तरह रगड़ रगड़ कर मांजे कि चांदी के नए जेवरों की तरह चमक गए। इसके बाद झाड़ू उठाए, घर की रोज़ाना सफाई इस मेहनत से की कि कहीं मकड़ी के जाले का एक तार न रह सका, एक तिनका न रहा। ए सलमा, सलमा, अपनी बहन का हाथ बटा, बैठी क्या देख रही है। देखूंगी तो कौन से घर जाएगी जहाँ उठकर तुझे तिनका ना तोड़ना पड़ेगा। बेगम पुकार पुकार कर कहती रहीं और सलमा भी बैठी अपने नाखूनों पर प्याजी रंग की पॉलिश करती रहीं। कनीज ने अपने जी में सोचा, सलमा भी जैसी काहिल लोथ तो माँ बाप की नज़र में भी गिर जावे हैं। इंसान का काम प्यारा होवे है, चाम नहीं।
कामों में जहेज के कपड़ों की तैयारी भी शामिल थी। कनीज़ रातों को भी मशीन खटकाती रहती। लचके, गोटे, सितारे और आईने टकते रहते। बेगम सुस्ती से टांगें फैलाकर जमाई लेती और कह उठती, देखें मेरी दोनों बच्चियों में से पहले किसका नसीबा खुलता है। और नसीबा खोलने के लिए कनीज़ के हिसाबों दौड़ शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर साहिब आला हाथ में लिए बैग झुलाते आते। बेगम के मिजाज पुरसी के बाद गोल कमरे में तशरीफ़ रखते। सलमा भी अपना लिपा पुता चेहरा एक ख़ास जाविये से ऊंचा किए पुराने सोफे पर बैठती और उनके पस ए मंज़र में कनीज़ नमूदार होती। झुकी झुकी आँखें, चूड़ीदार पाजामा और पतली कमर में फंसी हुई सलमा बी की फ़्रॉक, हाथों पर चाय की ट्रे। उस समय सलमा बी खुद को किसी महल की रानी से क्या कम समझती। पुराने सोफ़े से लेकर कनीज़ तक हर चीज़ उनके हुस्न और शान में इजाफ़ा ही करती। और कनीज़ शर्माती लजाती पर्दों के पीछे गायब होते हुए सोचती, सलमा बी की भी कोई शक्ल है। टेढ़ा टेढ़ा नक्शा, उस पर से मुहासों के टीले, अपने आप को परी समझे हैं कोहे काफ की। महीना नहीं गुजरा, सलमा बी की बात भी पक्की हो गई और कड़कड़ाती सर्दी की एक रात को सलमा बी दुल्हन बनकर रुखसत भी हो गई। बकौल बड़ी बेगम नसीबे की बात है, पहले सलमा बी का नसीबा ही खुल गया। उसके साथ ही बड़े संदूक और मतरूका जायदाद की अलमारियों के बड़े बड़े पट भी खुल गए। पुरानी ड्रेसिंग टेबल नई पॉलिश से चमक कर चल दी। पुराने सोफ़ों पर नया कपड़ा क्या मढ़ा गया, वो भी गोल कमरा सूना कर गए। कोठी की तरह सूने वीरान संदूक और अलमारियां पड़ी भाएं भाएं करती और कनीज़ के दिल की हालत तो उन संदूकों और अलमारियों से भी बदतर थी। शादी की रात से कहर सा पड़ रहा था, हर तरफ ठंड, हर चीज़ गीली। दूसरे दिन जब कनीज़ ने रात भर की जगाई के बाद बड़ी बेगम के गठिया के दर्द की शिकायत सुनकर चाय बनाने के लिए बावर्ची खाने में कदम रखा तो उसकी जलती हुई आंखें कोहरे से धुंधलाए हुए दरख्तों की अफसुर्दगी और वीरानी पर बेगम कनीज़ को थके हालों देख कर तड़प तड़प जाती। बेटी ब्याह कर वो खुद वीरान हो गई थी, अब तो कोई आकर कोठी में झांकता भी ना था। फिर कनीज़ के प्याम कौन लाता। वो बैठे बैठे थक जाती तो लेट जाती, लेटे लेटे कमर लग जाती तो बैठ जाती। कनीज़ जो अलग अलग फिरती होती तो उसे पास बुलाती, गले लगाती। कनीज़ तू भी मेरे कूल्हे से लगी कब तक बैठी रहेगी। एक दिन सलमा बी की तरह घर लौट कर चली जाएगी, फिर मैं नसीबों जली अकेली की अकेली। हाय जल्दी से वक्त गुजर जाता और अल्ताफ़ विलायत से आ जाता, उसके सेहरे के फूल खिलते देख लेती। ये कहकर बड़ी बेगम की आंखें पुराब हो जाती और ये सब सुनकर कनीज़ की थकी हुई रगों में तनाव सा आता जो फ़ौरन ही टूट जाता। बस उसका जी चाहता कि वो कुछ ना करे, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे, यूं ही अम्मा बेगम की तरह पड़ी रहे या फिर उन्हीं की तरह बात बात पर रोया करे। घर में धूल जमती गई, कमरों के कोनों में मकड़ियों ने जाले तान लिए और मज़े से अफजाइश नस्ल करने लगीं। बावर्ची खाने में देगचियाँ काली हो गईं। बेगम के ससुर दिन भर बगैर हुक्के के पड़े ऊँघा करते। वो अब इतने ज़्यादा अफीम खाने लगे थे कि उनको खांसने तक का होश न रहता। हर चीज़ पर एक जुमूद, जैसे वक्त कुछ थमकर सोचने लगा हो। सलमा बी के मियाँ का कहीं तबादला हो गया था। काफ़ी अरसे बाद 2 दिन के लिए सलमा बी अपने मियाँ के साथ आईं। घर की हालत देखकर बौखला गईं कि क्या बुरा असर पड़ा होगा उनके मियाँ पर। वो बड़ी बेगम से बात किए बगैर न रह सकीं, लेकिन बड़ी बेगम रूठ गईं। अब कहाँ तक वो अकेली ज़िंदगी की गाड़ी धकेलती। साहिबजादी ने तो आकर एतराज़ कर दिए। बचा ही क्या है जिसके बर्ते पर वो 2-4 नौकर लगाकर साहिबजादी की मर्ज़ी का मेयार बनाएं। सलमा भी खिसिया कर रह गईं। तीसरे दिन सलमा भी अपने मियाँ के साथ गर्मियाँ गुजारने मरी चली गईं। जाने से पहले अपने पुराने कमरे में वो कनीज़ से गले मिलीं और कहा कि मैंने तुम्हारी शादी में देने के लिए ऐसा अच्छा सूट का कपड़ा अभी से ख़रीदा है कि देखोगी तो आंखें खुल जाएंगी। लेकिन कनीज़ उनके जाने के बाद भी उस सूट के बारे में कोई वाज़ेह तसव्वुर कायम न कर सकी। उसका दिल पलट गया था। वो इशरत को याद करने की कोशिश करती और जब उसका ख्याल भी न जमता तो बस उसका जी चाहता आंखें बंद किए पड़ी रहा करे। मौसम भी तो बड़ा सख्त गर्म था। अम्मा किसका खत है? कनीज़ ने बहरी डाक से आए हुए बड़े से लिफाफे को देखकर बेदिली से पूछा। उसे जाने क्यों इन दोनों दादी के खत का इंतज़ार रहता। बेगम ने लिफाफा खोलकर एक बड़ी सी तस्वीर निकाली। अच्छे भले शक्लो सूरत के मर्द की तस्वीर थी।
बड़ी बेगम ने लपक कर तस्वीर को चूम लिया। ये कौन है अम्मा बेगम? कनीज़ ने जाते जाते पूछ लिया। ए लो, तुम्हें खबर ही नहीं, मेरा अल्ताफ़ है। मैंने नई तस्वीर मंगाई थी। ए देखो, सुअर ने मूछें बिल्कुल साफ कर दी। क्या बुरा मुंह निकला है, मर्द का मुंह मूछ बगैर। बड़ी बेगम की आंखों में मारे मोहब्बत के आंसू आ गए। उसी वक्त तस्वीर बगैर फ्रेम के सोफ़ों वाले गोल कमरे में सजा दी गई। सलमा बी के छोड़े हुए एल्बम में अल्ताफ़ की जरा सी तस्वीर थी, जिसमें शक्ल का पता न चलता, पर अब तो एक एक चीज़ साफ थी। जब तक सलमा भी घर में थी तो विलायत बिराजे हुए अल्ताफ़ के इतने तज़किरे ना होते, लेकिन अब तन्हाई में बेगम को उसके सिवा कुछ सूझता ही न था। बेटियां तो माँ बाप के घर चिड़िया की तरह बसेरा लेती हैं और फिर अपने ठिकानों को उड़ जाती हैं। बेटा बेटा है, देश में हो या परदेश में, रहेगा माँ बाप के घर का, और फिर अब 3 साल ही तो बाकी थे पढ़ाई के। बेगम एक एक दिन गिना करती। ए बेटा, ए बच्ची कनीज़ कहाँ हो, इधर तो आओ। बड़ी बेगम कनीज़ को पुकारती। कनीज़ थके थके कदम उठाती, दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछती आती। क्यों बेटा, अल्ताफ़ के लिए कौन सा कमरा साफ़ कर लिया जाए? अभी से कर लें, वरना उसके आने के बाद तुम्हारे खुशी के मुझसे कुछ ना होगा। बेगम हौल कर पूछती, जैसे अल्ताफ़ बस रात की गाड़ी से वहाँ पहुँच रहे हों। वही सलमा भी वाला अम्मा बेगम। कनीज़ बेगम के दिल की बात कहती। अच्छा तो फिर कल मिलकर कमरा ठीक कर लेंगे, बेगम तय करती। लेकिन कनीज़ इस कल को उमूमन अपने रोज़ाना काम में भूल जाती। यही क्या, कनीज़ तो हफ्तों कंघी करना भी भूल जाती। अरसे से वो बेगम की संदूकची में रखे हुए नन्हे से आईने में अपनी सूरत तक देखना तक भूल चुकी थी। उसे अब इशरत की याद भी ना आती, ना मुमताज़, ना निम्मी, ना दादी, और चिम्मी तो जैसे उसके यहाँ पैदा ही नहीं हुई थी। बसा औकात वो तो ये भी भूल जाती कि वो कहाँ बैठी है, और बेगम जिन पर उसकी जान जाती थी उसकी मुँह बोली अम्मा है या महज एक सूखा हुआ पत्ता। अल्ताफ़ का खत महीनों में आता, और जब आता तो बेगम की ईद हो जाती। गठिया का दर्द भूल कर सारे घर में नाची नाची फिरती। तो उस दिन भी अल्ताफ़ का खत आया था। बारिश का मौसम ख़त्म हो चुका था। इसके बावजूद फ़िज़ा में ठंड के बजाय गर्मी की उमस थी। कम अज़ कम कनीज़ को तो ऐसा ही महसूस होता। उसकी पतली सी सुतवा नाक और ऊपर से होंठ पर पसीना ही पसीना रहता। खाना तो खाया ही न जाता। इस वक्त वो बमुश्किल आधी रोटी हलक से उतार कर बैठी थी, और उसे जाने क्यों दादी बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। ए कनीज़, ए बच्ची, ले और सुन। बड़ी बेगम पीछे से झूमती झामती कुंजियों का गुच्छा बजाती आईं, और कनीज़ इस तरह चौंकी जैसे वो ऐन चोरी करते पकड़ी गई हो। दिल धड़ धड़ करने लगा। इन दोनों जरा सी आवाज़ पर यही हाल हो जाता। अल्ताफ़ मियाँ ने लिखा है, अम्मा इजाज़त हो तो तुम्हारे लिए एक बहू ले आऊँ, ऐसी बहू की अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं लगती। लो बीवी, मेरी तो कमबख्ती है। बेगम का गला रुंध गया। कनीज़ ऐसी बेताल्लुक सी बैठी रही जैसे बावर्ची खाने की खिड़की में से सड़क पर नज़र डाल रही हो। तौबा, इस घर में सुअर खाने वाली बहू आए। ऐसी बहू तो उठकर काहे को किसी काम में हाथ लगाएगी। मियाँ की सारी कमाई बैरों खान सामों पर उड़ेगी। हम अपनी सारी जमा जत्था बेटे बेटी पर उठाकर वही मुंह देखते रह गए ना। ना बीबी, काहे को इजाज़त दूंगी। लिखूंगी मरते वक्त तक दूध न बख्शूंगी, जहर खा लूँगी, फिर मेरे बाद जो जी चाहे करना। मैं इस औलाद के लिए मर गई, उम्मीद थी बहू आकर कुछ सुख देगी। और बेगम ज़ारों कतार रोने लगी। अम्मा बेगम, फिर उनकी शादी करके क्यों नहीं भेजा? कनीज़ ने जैसे एतराज़ जड़ दिया। लाख सलीके वाली लड़की ढूंढी, फैशन वालियाँ, पढ़ी लिखी, अपनी सलमा भी जैसी तो लाख मिल जाती हैं, मगर फैशन के साथ घरदारी करने वाली भी तो हो, शक्लो सूरत भी तो हो। बस समझो। बेगम खला में नज़रें गड़ा कर कुछ ढूंढने लगी, और कनीज़ सोचने लगी, पता नहीं मुरादाबाद का टिकट दादी ने कितने में ख़रीदा होगा। और फिर बेगम अचानक ख्वाबनाक आवाज़ में बोली, बस समझो, मैं तो तुम्हारी जैसी। हाँ। बेगम हकला गई, और कनीज़ के जिस्म पर तड़तड़ आकर जैसे बिजली टूट पड़ी। वो कितनी देर तक सुन्न बैठी रही, और फिर जब उठी तो मशीन की तरह घर के महीनों से पड़े हुए कामों में जुट गई। उस दिन अल्ताफ़ मियाँ का कमरा बिल्कुल तैयार था। अल्ताफ़ का कमरा रोज़ाना सुबह सवेरे 4 बजे से साफ़ होता। इसके बाद कोई और काम होता। सारा घर ऐसा चमकता जैसे अभी बनकर तैयार हुआ हो। बेगम का जिस्म इतना दबता कि गठिया का दर्द कहीं दुबक कर रह जाता।
उनके सर में इतनी बोतलों का तेल ठनक ठनक कर खुश्क हो जाता कि अगर उनके बाल दोबारा काले हो जाते या वो एक दिन बैठे बैठे ये पास कर बेगम का मुंह तो कुछ हैरत ना होती। लेकिन कनीज न थकती। दुआएं दे दे घर का खर्च कम करने की ऐसी दर पे हुई कि बसा औकात घर का खर्च कम करने की ऐसी दर पे हुई कि बसा औकात शदीद भूख के आलम में रूखी सूखी खाकर उठ जाती। बेगम अरे अरे कहकर उसका हाथ पकड़ लेती, लेकिन कनीज ने धोबी को भी जवाब दे दिया कि वो जरा जरा से कपड़ों के दो दो आने लगावे है, पैसा किसी को खले है। बेगम ने बहुत नाना की, लेकिन कनीज के आगे एक ना चली। मगर जब दूसरे दिन उन्होंने कनीज के हाथ के धुले हुए कपड़े पहने तो वह कहे बगैर ना रह सकी। और इस सब के बावजूद जब वो आम कामों से फुर्सत पाकर लम्हा भर को आराम की खातिर बैठती तो उसके रोए रोए पर मुस्कुराहट की लहर खेलती हुई उठती और उसके दुबले पुतले जर्द चेहरे पर फुहार बनकर पड़ने लगती। और जब वो इस तवज्जो से अपने खून के सारे खौलाव के बिरते पर मुस्कुराती तो उसका सर चकरा जाता, माथे पर ठंडा पसीना आ जाता। और एक दिन ऐसा आया कि वो इस कैफियत का बोझ भी न संभाल सकी और बावर्ची खाने में बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि इसका खून खुश्क हो रहा है। कई बहारें आईं और गुजर गईं। मौसमों की तब्दीलियां अपनी पूरी शिद्दत से जाहिर होती और फिर मर जाती, लेकिन कनीज एक मशीन की तरह अपने कामों से चिमटी रहती। बेगम कई बार उसे देखकर दहल जाती। अरे बच्ची, तुझे अपना कुछ होश नहीं? कभी मेरे पास बैठकर मिनट भर कमर सीधी कर लिया कर। निगोड़ी, कुछ खाए पिएगी नहीं तो फिर रोज़ रोज़ बेहोशी के दौरे पड़ेंगे। बेगम हमदर्दी से लबरेज आंखों से उसका तवाकुब करती, जो एक जिद्दी रूह की तरह यूकलिप्टस, गूलर, शीशम और जामुन के दरख्तों में दुबकी हुई नन्ही सी कोठी में बेताबी से घूमती फिरती। बहुत सारे दिन और बहुत सारी रातें तेज़ी से गुजरती चली गईं, जैसे वक्त रेल पर बैठकर चलने लगा हो। सलमा भी पिछले दिनों आई थी तो वो 2 बच्चों की माँ थी और तीसरा पेट में था। साफ़ सुथरी लेकिन निस्बतन नई कोठी की मुडेरों पर वक्त के असरात काई की शक्ल में नुमाया होने लगे। चिम्मी की दवाई आम की गुठली से फूटा हुआ दरख्त ना होगा तो चिम्मी ही के कद के बराबर होगा, लेकिन उसके छोटे छोटे पाँव उस दरख्त के पास से इतनी तेज़ी से गुजर जाते कि हवा के एक मनसूई झोंके से वो काँप कर रह जाता। मगर ये तेज़ी, ये लपक झपक तो कनीज की सरिशत बन चुकी थी। भरी गर्मियों की एक सुबह मियाँ अल्ताफ़ विलायत से वापस आ गए। दुनिया का इतना बड़ा वाक़या, इतनी शदीद खुशी एक दिन ज़हूर पजीर हो गई। मारे मसरत के बेगम के 2 आंसू पलकों पर आकर अटक गए। सलमा भी मारे खुशी के दादी से भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी और उनके बच्चे अम्मा की बेतवज्जोही पर चिम्मी से ज़्यादा गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। सलमा भी के मियाँ अल्ताफ़ से विलायत की तारीफ़ें सुन सुनकर थकते ही न थे और कनीज़ मिनट मिनट पर हाथ धोकर बावर्ची खाने से आती और दरवाजे में से झांक कर सारी रौनकें देख जाती। अल्ताफ़ से एक बार आंखें चार करके वो चकरा कर गिरते गिरते बची थी। हाय कैसे देखे हैं, कनीज़ छुपकर सोचती और बावर्ची खाने में जाकर मुंह धोने लगती। माई ज़रा पानी देना, अल्ताफ़ मियाँ ने आवाज़ लगाई। उनका मुंह विलायत ख्वानी करते करते खुश्क हो चुका था। वही बच्चे इस तरह ना कहो, बड़ी बेगम रूठ गई। वो तो ऐसी सुघड़ है दुखियारी, समझो उसकी वजह से महीने का सारा खर्च 50 से कम ही होता, न चोर न चकार। वैसे ही तुम्हें 2-2, 4-4 सौ नहीं पहुंचता रहा। ऐसी सलीके वाली है कि क्या कहूँ। बस बेगम ने कनीज़ की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। ऐसी ही सलीकामंद है खान बहादुर वसीम की लौंडिया। मैं तो, और इस पुल पर से बहू का डोला भी गुजर गया पर पानी नहीं आया। अम्मा पानी तो मंगाइए, अल्ताफ़ मियाँ बड़बड़ाए। पानी नहीं आया? वही कनीज़ कानों में तेल डाल लिया बच्ची, बेगम बड़बड़ाती उठी। पानी नहीं आया? कनीज़ अपना मुंह धोने में सारा पानी बहा चुकी थी। वो अपनी बेसलीकगी के बारे में ज़र्रा बराबर नहीं सोच रही थी। वो तो दरख्तों के साए में खिजा ज़दा जर्द पत्तों पर कदम रखती सोचती जा रही थी। मुए दरख्त भी बेफ़ायदा हुए हैं। सुबह से कितनी बार पत्ते समेटे, फिर भी सारी कोठी में पत्ते ही पत्ते। कोठी से निकल कर वो सिविल लाइंस की सबसे खुली सड़क पर आ गई।
बावर्ची खाने में कैसी ठंडक थी। उसे अपनी हड्डियों में गठिया का दर्द उठता महसूस हो रहा था। उसका दुपट्टा गुर्राती हुई लू में फड़फड़ा रहा था, लेकिन वो चलती गई और आगे और आगे, और फिर वह हार कर एक कोठी के फाटक से टिककर बैठ गई। उसका हलक प्यास से खुश्क हो रहा था, लेकिन कोठी के दरवाजे के करीब ही लगे हुए नल से पानी पीने का उसे ख्याल तक न आया। बस वो बैठी हुई लोहे के फाटक की सलाखों पर अपनी उंगलियां फेरती रही। उसके चारों तरफ लू के मारे जर्द पत्ते खड़खड़ाते रहे और लू गुर्राती रही। कोठी के फाटक से एक नई कार निकली और रुक गई। उसमें से एक नई नई महकती हुई बेगम निकली और कनीज के पास आ गई। अरे तुम कनीज हो ना, सलमा बी के यहाँ काम करती थी? नौ उम्र बेगम ने खुश होकर कहा। कनीज ने कोई जवाब न दिया। क्या निकाल दिया उन्होंने? बेगम ने आंखें नचाईं। कनीज फिर भी चुप रही। बेगम कार की तरफ बढ़ी, फिर सोच कर पलटी। मेरे यहाँ रहो, खाना कपड़ा मेरे जिम्मे, माँ की तरह समझूंगी, बेगम ने कहा। और कनीज हैरान रह गई। माँ? इस जवान बेगम की माँ? क्या कह रहे हैं लोग, एकदम सबके दीते पटम हो गए क्या? अभी तो मेरी असली उम्र 3 और 30 की होवेगी। उसने एक जर्द पत्ता उठाकर पूरी कुव्वत से मुट्ठी में चूरमुर कर दिया। 5 साल के अरसे में वो बूढ़ी हो चुकी है, इस बात का उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से चंद आंसू टपक कर चेहरे की महीन महीन चुन्नटों में फैल गए और खिचड़ी बालों की एक लट माथे पर लौटती रही। मिनट भर में उसने सूखे पत्तों को मसल मसल कर अपने सामने ढेर कर दिया। अभी आप सुन रहे थे हाजरा मसरूर जी की लिखी हुई कहानी कनीज। कनीज को दिवा स्वप्न दिखा दिखा कर उसका कितना शोषण किया गया। हाजरा मसरूर की कहानियों की सराहना इसलिए भी की जाती थी क्योंकि वे काल्पनिक दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे आसपास की वास्तविक महिलाओं की कहानियाँ बयां करती हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।